जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका जाता है, कौन सी मानसिकता देख रहे हैं इसके पीछे और कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? संघी मानसिकता है और इसके अलावा कौन सी मानसिकता होती है? संघी मानसिकता ही है जो लोगों को प्रोवोक करती है और जो कायराना हरकतें करती है कि किसी और पे बस नहीं चला तो इस तरह की हरकतें, जैसे आज से पहले महात्मा गांधी जी को जब गोली मारी गई थी तब भी यही कायराना हरकतें थी। आप किसी की बातों से सहमत नहीं हो तो इसका मतलब आप उसके साथ हिंसा करोगे, ये संघी मानसिकता है। और इससे पहले जो बार बार ये जो बीज बोया गया है सनातन के नाम पे, उसकी परिणति है ये। उन्होंने जो भी कहा, सीजेआई ने जो भी कहा, आपको असहमति थी, बात खत्म थी, आप उसकी असहमति दर्ज कराते, लेकिन ये सीधा दर्ज कराने के बाद, और इसकी सबसे बड़ी सबूत मानसिकता का आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ इसमें, जिसे एक और व्यक्ति है, अजीत कुछ नाम है उसका, अजीत भारती नाम है, उसने लगातार प्रोवोक करने वाले जो है ट्वीट करने के बाद उसके ऊपर सीजेआई को उसने कहा कि ये तो अभी बानगी आगे आगे देखो होता है क्या, इस तरह की उसने ट्वीट करे कि ये तो कुछ नहीं है, शुरुआत है, इसके बाद देखना आपके साथ कैसे कैसे सलूक हुआ करेंगे। तो उसके बाद जोड़ा सा उस पर जरा हाय तौबा मची, और हाय तौबा मचने के बाद उसको दिल्ली पुलिस ने उठाने के बाद जो उसकी जमानत करा के ला रहा है वो कौन है? भाजपा का प्रवक्ता शिवम त्यागी। तो यानी की बात है, सब मिले जुले हैं ना। अगर भाजपा वालों को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता तो उनका प्रवक्ता क्यों उसकी जमानत कराने जाता? और उसे छोड़ दिया, इमीडिएट छोड़ भी दिया। दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं। और उसके बाद वो फिर से ट्वीट कर रहा है कि देखा, सिस्टम भी हमारी है, सरकार भी हमारी है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आराम से बैठा हुआ अपने आप को दिखा रहा है कि देखो मैं कितना चौड़ा हूँ। और जो वकील जिसने जूता चलाने की कोशिश करी, वो क्या कह रहा है कि जी मुझे तो सपने में आया, मुझे रोज रात को सपने में आते थे कि तू क्या कर रहा है, जागता क्यों नहीं, क्या कर रहा है, जागता क्यों नहीं, हिंदू हो के जागता क्यों नहीं? ऐसे हिंदू जागेगा? अरे भाई तुझे जागना है तो इस बात पे जागना कि 1250 का सिलेंडर क्यों मिल रहा है, 850 में क्यों हुआ वो सिलेंडर? जागना तो इस बात पे जागना कि 100 रुपये का पेट्रोल क्यों बिक रहा है? जागना तो इस बात पे जाग के 150 रुपये से ऊपर की दालें क्यों बिक रही हैं, महंगाई लगातार क्यों हो रही है? जागना है तो इस बात पे जाग कि लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हो रहा है जब वो अपनी मांग उठाते हैं और उनके पेपर कैंसिल हो जाते हैं। तो जागना था तो इन चीज़ों में जाग, लेकिन वो जागेगा इसी चीज़ के नहीं, मेरा सनातन जाग गया इसलिए मैंने ये बात करी। क्या आपको क्या लग रहा है, जैसे वो दलित थे, सीजेआई जो है दलित एक दलित सबके से संपर्क रखते हैं, तो आपको लग रहा है इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं? बिल्कुल है, ये संघी मानसिकता जो है दलितों को लगातार हावी होते हैं, दलितों को परेशान करने वाला इनका काम। इससे 4 दिन पहले आपने देखा है यूपी में किस तरह से एक दलित युवक हरिओम को किस तरह से मारा पीटा गया, किस तरह से उसके ऊपर गर्दन पे पैर रख के उसके गला घोटा गया, क्या क्या हरकतें करी गई उसके साथ। तो दलित मानसिकता, और इससे पहले भी लगातार आपने देखा है कि दलितों के ऊपर पेशाब कर दिया सिर पे, दलित ने मुंह छुमेट दी तो उसको गोली मार दी, दलित अगर घोड़ी चढ़ गया तो उसे गोली मार दी। तो ये संघी मानसिकता जो होती है, दलितों को हमेशा दबा के रखने की इनकी मानसिकता है। बीजेपी की जो मानसिकता और संघ की जो मानसिकता, दोनों की आपस में मिली जुली। और आजकल तो फिर आपने देखा कि बीच में तो थोड़ी सी बातें शुरू हुई थी कि संघ और बीजेपी में थोड़ी सी दरार पैदा हो रही है, लेकिन 15 अगस्त में संघ की मोदी जी ने तारीफ कर दी, संघ ने मोदी जी की तारीफ कर दी, दोनों ने एक दूसरे की पीठ खुजा दी, बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। दोनों एक ये थैली के चट्टे बट्टे जिसे कहते हैं, वहीं के चोर मोसेरे भाई वाली बात है। बिल्कुल बताइए, मेरा वोट कट गया, किसका? एक मिनट, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ जी। तो अभी आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस घटना की बहुत बड़ी निंदा की है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो निंदा ही करते हैं, निंदानाथ हो रही, उनका काम ही निंदा कर रहे हैं। मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपने प्रवक्ता को भेज दूंगा कि जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो प्रोवोक करने की हरकतें कर रहा है, जा बेटा उसकी जमानत करके ला, बहुत बढ़िया काम है। तो मैं प्रोवोक करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब भेजेंगे अपने प्रवक्ता को। अगर वास्तव में आप इस चीज से आहत थे तो आपने अपने प्रवक्ता को क्यों भेजा उसकी जमानत कराने के लिए, अजीत भारती की जमानत कराने के लिए? इसी बात से पता चल जाता है कि मुंह में राम बगल में छुरी, इसी को कहते हैं, और कोई दूसरा इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। खुद जो गवाही दी है वो भी इतना ज्यादा उस घटना का विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो न्यायपालिका पे दबाव बनाने की पूरी राजनीति इस टाइम चल रही है। न्यायपालिका को किस तरह से दबाया जाए। BR गवई के 2 फैसले जरा इनको पचे नहीं थे। इससे पहले भी आपको याद होगा कि गिरिराज सिंह ने भी बोला था कि सीजेआई क्या हमारे देश में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। लगातार सीजेआई को निशाने पे लिया गया था। और अभी संघ में संघ का नागपुर में एक वो फंक्शन था, उसमें सीजेआई की माताजी को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने उनका निमंत्रण जो है अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया। उसके बाद ये परिणति देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो है सीजेआई के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर दबाव बनाने की कोशिशें जारी हैं, ताकि आगे चल के जो है ये इनको अपने फेवर में फैसले करवा सकें। और ये आपने देखा, ये लगातार ये सोशल मीडिया पे कोई नई चीज़ नहीं। बीजेपी के फेवर में फैसला आ जाता है तो बहुत बढ़िया सीजेआई, बहुत बढ़िया सुप्रीम कोर्ट, बहुत बढ़िया हाई कोर्ट। जहाँ उनके उलट फैसला हुआ, 1 मिनट में जो है मुल्लाड कहना शुरू कर देंगे। 1 मिनट में मिलॉर्ड के बदले मुल्लाड का जो है शब्द प्रचलित कर दिया जाता है। 1 मिनट में सुप्रीम कोठा उसे कहना शुरू कर दिया जाता है। तो ये दबाव बनाने की राजनीति की, या तो हमारे फेवर में फैसले करो, वरना हम आपके ऊपर इस तरह की हरकतें करेंगे। और सीजेआई साहब ने आज जो ये झेला है, जूता चलने वाली बात, ये मैं साफ कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम टिप्पणियां जो होती है वो मौखिक होती है, लिखित उनकी कोई भी नहीं होती। लगातार देश में हेट स्पीच का माहौल जारी है। सैकड़ों की तादाद में रोज हेट स्पीच दी जाती हैं, नफरत भरी भाषण दिए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है नफरत भरे भाषण बर्दाश्त नहीं करे जाएंगे, मौखिक तौर पर कह के छुट्टी कर देता। लिखित में आज तक उसने
एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके ऑर्डर जारी करा कि ये आदमी जो है हेट स्पीच दे रहा है, ये नफरत भरे बयान दे रहा है, इसे अंदर करो। इस बात से ये बल मिलता है जब उन्हें पता है कि अब ये मौखिक तौर पे कुछ भी कह दे सुप्रीम कोर्ट, लिखित में कुछ होने वाला नहीं है। यूपी में आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं। यूपी में तमाम रोज बुलडोजर चलने की खबरें आती हैं और खास तौर से एक ही समुदाय के ऊपर जो है, उनके घरों के, उनके प्रतिष्ठानों पे, उनकी दुकानों पे बुलडोजर चलता है। एक ही समुदाय जो कि मुस्लिम समुदाय है, और सुप्रीम कोर्ट हर बार टिप्पणी करके छोड़ देता है बुलडोजर शासन नहीं चलेगा, बुलडोजर शासन का पर्याय नहीं हो सकता, बुलडोजर नीति पे लगाम लगानी पड़ेगी। लेकिन लिखित में एक भी ऑर्डर जारी नहीं करता कि जो आपके रोज आदेशों की अवहेलना करके रोज आपके आदेशों का धत्ता बता के और फिर बुलडोजर चला देते हैं। और ये तो छोड़िए, तो दिल्ली में भी अब हो गया। दिल्ली में शालीमार बाग, हमारी रेखा गुप्ता जी का विधानसभा क्षेत्र, 45 साल से वो लोग बैठे हैं अपनी, उनके पास रजिस्ट्री है, मकान के सारे पेपर है, म्यूटेशन है, हर चीज उनके पास मौजूद है। सुबह उन्हें हाई कोर्ट में स्टे लेने आता, रात को 3:30 बजे उनके घर जो है गिरा दिए जाते। और आपने उनके बयान देखे होंगे, वो कह रहे हम कब से बीजेपी के सपोर्टर थे, पक्के सपोर्टर थे, लेकिन हमारे साथ भी हमारी नहीं सुनी गई। सुबह में कोर्ट जाना था और कोर्ट जाने से पहले रात के 3 बजे हमारे घर में बुलडोजर चला दिया गया, हमारे बिल्डिंगों को ढा दिया गया। कुछ दिन पहले एक मुद्दा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली किसी व्यक्ति ने दी थी, अनजान व्यक्ति था कोई, बिल्कुल किसी पार्टी संबंध नहीं था उसका, लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया था, पूरे देश में मुद्दा बन गया, हर जगह विरोध हो रहा था। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया, ये सब विरोध नहीं देखने को मिल रहा है। देखने को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि महाराज जिसने जूता जिसने फेंका है वो संघी मानसिकता का, जिन्होंने इनके पीछे सपोर्ट करी है। इससे पहले कि आप एक बयान सोशल मीडिया पे 3 लोगों के, उसमें अजीत भारती बैठा है और 2 जने और बैठे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, अरे सीजीआई क्या है, सीजीआई कैसे फैसले देता है, सीजीआई के ऊपर तो थूकना चाहिए। थूकने पे क्या होगा, जैसे ज्यादा 6 महीने की कैदी तो होगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, 6 महीने बाद तो हम बाहर आई जाएंगे, लेकिन सीजीआई को पता चल जाएगा उसकी औकात क्या है। तो इस तरह की लगातार जो भरी गई, लोगों के दिमाग में मानसिकता भरी गई है, प्रोवोक करा गया और आज उसकी परिणति देखने को मिल रही है। और जो उनकी माता जी का गाली देने वाला मुद्दा बनाया गया था, क्योंकि उसमें बीजेपी थे, और सीधी सी बात है, सबसे बड़ी बात, आपने माता जी के मुद्दे पे एक चीज देखी होगी, ध्यान दिया होगा, सिर्फ मोदी जी के अलावा भी 4 भाई और हैं, उनका किसी का कोई बयान, उनकी माता जी नहीं थी, उनकी बहन का कोई बयान, उनकी माता जी नहीं थी, नहीं, लेकिन वो सिर्फ मोदी जी की बात है। बाकी जो उनके भाई बहन है, उन्होंने किसी का कहीं नहीं, उनके जो चाचा ताऊ के बच्चे होंगे, घर परिवार होगा, खानदान होगा, किसी का कहीं कोई बयान नहीं कि हमारी दिवंगत ताई को, चाची को या बुआ को या कुछ तो लगती होंगी, किसी कोई तो रिश्ता होगा उनका, किसी का कोई बयान नहीं, सिर्फ मोदी जी का बयान आता है। उसमें मेरी माता जी को गाली दी, क्योंकि उसमें उन्होंने टसुए बहाने हैं, और अब मेरी माता जी को गाली दे दी गई, इसलिए अब मुझे बिहार में भैया वोट दे दो, क्योंकि मेरी माता जी को गाली दे दी गई, मुझे बिहार में वोट दे दो, अब मुझे बिहार में जिता दो, बस इसलिए उनकी होती है। और अब की बात नहीं है तो पुरानी है। आज मैं फिर एक बार दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ, 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, मोदी जी की माता जी को लाइन में लगा दिया था और प्रचारित करा गया, देखो देखो मोदी जी की माता जी भी लाइन में लगी हुई है। चलो आप तो प्रधानमंत्री पद पे बैठे हो, आप तो एटीएम में नहीं जा सकते लाइन, लेकिन आपके जो बाकी 4 और भाई थे वो क्या कर रहे थे, उनको भी शर्म नहीं आई कि उनकी बूढ़ी माता जी लाइन में लग रही है, वो जाके एटीएम से पैसे बदलवा के ला सकें, बैंक से पैसे बदलवा के ला सकें और माता जी को दे दें। नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट था, सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट था और इसके अलावा कुछ नहीं था। अगर वो पॉलिटिकल इवेंट नहीं होता तो हम सबने इस चीज को, नोटबंदी को झेला था। क्या हमने अपने बुजुर्ग माता पिता को लाइन में लगाया? नहीं लगाया। हम खुद लाइनों में लगे थे, हमारे घर वाले लाइनों में लगे थे, हमारे भाई लाइनों में लगे थे, घर की महिलाएं लाइनों में लगी थी, तब जाके वो नोट एक्सचेंज वाला सिस्टम हुआ था। लेकिन मोदी जी के अलावा, मोदी जी के 4 भाई, उनमें से भी उनके पूरे खानदान का कोई भाई भतीजा, कोई चाचा ताऊ का लड़का ये नहीं गया कि मेरी चाची मामी मौसी या कोई भी ये लाइन में लगी हुई है तो इनको हटा दिया जाए और जाके मैं इनके 4000 रुपए बदलवा के मैं ला देता हूँ। तो ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है, सिर्फ इसी बात पे कि बस मुझे वोट दे दो। और ये भी एक प्रश्न उठ रहा है कि अगर मान लीजिए सीजीआई किसी और कास्ट के होते, अपर कास्ट के होते, और ये जो जूता फेंकने वाली घटना है किसी नीचे अगर दलित ने की होती तो भी क्या ऐसा ही होता? बिल्कुल पलट जाता सब कुछ। इंद्रदेव बरस रहे हैं ना आज की डेट में, वो 24 घंटे बरस रहे होते, इंद्रदेव तो इतना नहीं बरसते होते जितना मीडिया बरस रहा होता, रो रो के सारा आसमान सिर पे उठा दिया होता और बाढ़ आ गई होती पूरी दिल्ली में, अगर यही सेम चीज पलट के होती तो। और यही चीजें अगर इन्होंने करी है तो अब इसमें कहीं पूरे बीजेपी की कैबिनेट का सन्नाटा है, किसी ने एक बार भी इसकी निंदा नहीं करी। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का मैं बयान देख रहा हूँ, कहीं मुझे कोई बयान नजर नहीं आता कि सीजीआई के ऊपर घटना निंदनीय है। हमारे गृह मंत्री का कोई बयान नजर नहीं आता, रक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं नजर आता, इनके किसी भी पूरी टीम का कहीं कोई बयान नजर नहीं आया। सिर्फ मोदी जी ने उसमें कहा कि अरे भाई ये निंदनीय कृत्य है और ये चीज गलत है, और गलत कहने के बाद अपनी पार्टी के प्रवक्ता को भेज दिया, जा बेटा जो इसे प्रोवोक कर रहा था उसकी जमानत करा के लिया। ये दूसरा प्रश्न है शर्मा जी, इलेक्शन कमीशन पे एक प्रश्न उठ रहा है कि जिस दिन बिहार चुनाव का अनाउंस होना था उससे जस्ट पहले ही जो है नीतीश कुमार ने महिलाओं के खातों में रुपए भेजे। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया कि आप उनसे एक प्रश्न पूछा गया इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने कि ये तो दिखता है कि आप मिली भगत सी लगती है सब। बिल्कुल लगती क्या है, पूरी मिली भगत है, इसमें कोई नई चीज तो है ही नहीं। जब उन्होंने घोषणा कर दी, जब 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज दिए, ट्रांसफर कर दिए और 1-1 हजार घोषणा कर दी कि बेरोजगार बच्चों को
दिए जाएंगे, बिहार के बेरोजगार बच्चों को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद जाके शाम को 4 बजे इलेक्शन की डेट तय हुई है। और बीजेपी को तो सारा शेड्यूल पहले पता होता है। इससे पहले लोकसभा इलेक्शन था, महाराष्ट्र का इलेक्शन था, उससे पहले बीजेपी के अति उत्साही नेताओं ने पहले ही बता दिया था कि कितने चरणों में चुनाव होंगे और कौन सी तारीख को चुनाव होंगे और किस दिन रिजल्ट आएगा, सब उन्हें पहले से पता होता है। बस ये तो सिर्फ एक दिखाने का ढकोसला है कि हाँ जी, हम इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र मानते हैं। इलेक्शन कमीशन को दिक्कत थी नहीं थी, कोई दिक्कत, उन्होंने पहले बोल दिया पहले हम अपनी फील्डिंग सेट कर लें, उसके बाद आप अपनी बॉलिंग करने आना। उसके बाद वो आए और इलेक्शन कमिश्नर से आपको याद होगा एक सवाल और पूछा गया, भाई ये 65 लाख वोट जो काटे गए इसमें आप लगातार घुसपैठिए का सवाल उठा रहे थे, कितने विदेशी मिले, कितनों के वोटर कार्ड ऐसे निरस्त करे आपने जो विदेशी निकले या घुसपैठिए निकले? उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। लेकिन घुसपैठ का मुद्दा बहुत बड़ा बना रखा है कि घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जा रहा है कि घुसपैठिए वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे थे अपना, तो कितने वोटर आईडी कार्ड ऐसे पाए गए जो घुसपैठियों के थे? उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है सिर्फ ये पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करा जाता है और कुछ के अलावा कुछ नहीं। आप कई बार मुद्दा उठाया गया घुसपैठी, एक भी नहीं निकला और कई सारे ऐसे निकलेंगे भी नहीं। कई सारे ऐसे और प्रश्न थे जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया, खामोश ही रहेगा। इलेक्शन कमीशन जो है आज डेट में केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ बन चुका है, रीढ़ विहीन प्राणी है जिसमें रीढ़ की हड्डी का नाम मात्र भी अंश नहीं है। उसने वही काम करना है जो उसे सत्ता से मिलेगा, क्योंकि उनको पहले ही प्रोटेक्शन दे दी गई थी 2023 में एक कानून लाके कि इलेक्शन कमिश्नर जितने भी होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके साथ के सहायक कमिश्नर जितने भी होंगे, उनके ऊपर उनके किसी भी फैसले के लिए कोई मुकदमा आजीवन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट कर दिया। तो आज वो खुल के गंदा खेल खेल रहे हैं, आज वो खुल के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में भी कानून तो बन ही चुका है, तो हमारे ऊपर कोई उंगली उठने वाली नहीं, हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होने वाला कि आपने क्या मिली भगत करी थी, आपने सवालों के जवाब दिए तो क्यों नहीं दिए, आपने वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम हटाए तो क्यों हटाए, घुसपैठियों का कह के आपने लोगों को वोटर लिस्ट में नाम हटाए लेकिन वो घुसपैठिए शो नहीं हो पाए, तो आपने ऐसा क्यों करा? उन्हें पता है हमारी कोई जवाबदेही कहीं भी नहीं है। योगेंद्र यादव कई सवाल खड़े कर रहे हैं बिहार में जिस तरीके से SIR हुआ है, तो वो भी एक मुद्दा बन रहा है कि पहले कुछ डाटा और था, बाद में डाटा कुछ बदल गया। सारा डाटा बदल गया है, सारा डाटा बदल गया है। SIR तो कराई गई है। जब उन्हें पता चल गया कि वोट खरीदी जो है हमारी वो जग जाहिर हो चुकी है। महाराष्ट्र में इन्होंने वोट बढ़ा के, परसेंटेज बढ़ा के जो है जीत हासिल करी, हरियाणा में इन्होंने हेराफेरी करके जीत हासिल करी। जब राहुल गांधी जी ने अपना बम फोड़ के और पूरे देश में बेनकाब कर दिया कि ये वोट चोरी करते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में जोर पकड़ चुका है, तब इन्हें याद आया कि अब ये वोट चोरी करने से या वोट बढ़ाने से या वोट घटाने से हमें जो सत्ता नहीं मिलने वाली, तो अब उन्होंने वोट खरीदने शुरू कर दिए। नोट दो वोट लो। तो सीधा इसकी बानगी बिहार में देखी है, 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए कि ये आत्मसम्मान के से जीने के लिए राशि दी जा रही है ताकि वो अपना कोई काम धंधा शुरू कर सकें। काम धंधा शुरू करने की आपको अब 17.5 साल में याद आई। जाहिर सी बात है मिली भगत है और इसके अलावा कुछ नहीं है।